मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर एस दीवान, सहायक प्राध्यापक चंद्रपाल नरसिन्हा शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद से हूँ। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय इस तरह से है। विषय राजनीति विज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र, इकाई 1 के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं उसके महत्व का विवेचन करेंगे। सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान का अर्थ हम समझेंगे। राजनीति विज्ञान का अर्थ शासन करने की उत्तम नीति राजनीति है। मानव समस्त सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मनुष्य के जीवन के समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन समाज विज्ञान अपने अपने तरीके से करता है। जैसे मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन समाजशास्त्र में, आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन अर्थशास्त्र में, अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास में, तथा इसी तरह से मानव के राजनीतिक क्रियाकलाप जिसे वह संगठित होकर करता है, जिसका अध्ययन हम राजनीति शास्त्र में करते हैं। किसी भी विषय के अध्ययन के पूर्व उसका अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। राजनीति अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी शब्द पालिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व यूनानी लोग छोटे छोटे नगर राज्यों में रहते थे। ये नगर राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राजनीतिक इकाई थे। इन नगर राज्यों की गतिविधियों को प्लेटो और अरस्तु ने राजनीति का नाम दिया है। दूसरे शब्दों में, प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं के साथ राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ माना जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं और अरस्तु राजनीति विज्ञान के कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु के कई सारे विचारधारा हैं और उन विचारधाराओं का हम आगे के कालखंडों में उल्लेख करेंगे। विषय सामग्री की दृष्टि से यदि हम देखें तो दुनिया के विभिन्न देशों की विदेश नीतियों में राजनीति की विषय सामग्री में भिन्नता है। जैसे भारत और चीन की राजनीति, भारत और पाकिस्तान की राजनीति, या यूँ कहा जाए कि विश्व के विभिन्न देशों की राजनीति एक समान नहीं है। अलग अलग विदेश नीतियाँ हैं, जिसके आधार पर विभिन्न देशों के द्वारा अन्य देशों के साथ
पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। राजनीति विज्ञान को समझने के पूर्व राजनीति का अर्थ हम समझेंगे। राजनीति और राजनीति विज्ञान दोनों एक नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राजनीति के प्रायः दो अर्थ लगाए जाते हैं। एक क्या कहते हैं सैद्धांतिक राजनीति और दूसरा है व्यावहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत शासन कला से है, जिसमें सरकार की नीतियों को विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर किया जाता है, जिसे हम सैद्धांतिक राजनीति कहते हैं। दूसरा है व्यावहारिक राजनीति। व्यावहारिक राजनीति का आशय है किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नियुक्ति आदि में सफलता प्राप्त करने के तरीकों से है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति के दो अर्थ हैं, सैद्धांतिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति। हम कहते हैं कि हम सुनते भी कि अमुक व्यक्ति बहुत राजनीति करता है, तो इसका आशय ये हुआ कि वह देश की मौजूदा समस्याओं जैसे आयात निर्यात के प्रश्नों पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों पर, इसी तरह से और भी देश की कई समस्याएं हो सकती हैं जिस पर वह अपना विचार व्यक्त करता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति देश के मौजूदा हलचलों, एक्टिविटीज पर सरकार का अपना ध्यान आकृष्ट करता है, वह राजनीतिज्ञ कहलाता है। गांधी, नेहरू, चर्चिल ये सब राजनीतिज्ञ थे। इसी तरह से जो लोग राजनीतिक व्यवस्था पर या किसी देश में विद्यमान अव्यवस्था और अराजकता को दूर करने के क्षेत्र में अपने विचार को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध करते हैं, उसे हम राजनीति शास्त्री कहते हैं। राजनीति शास्त्री के रूप में प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लॉक, रूसो, थॉमस हिल ग्रीन, कार्ल मार्क्स ये सभी राजनीति शास्त्री कहलाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति अलग है और राजनीति शास्त्र अलग है। राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं, इसका अर्थ है, दूसरे शब्दों में या संक्षेप में हम ये कहें कि जिसमें राज्य, सरकार और मनुष्य के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है, उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। इसे हम विस्तृत रूप में भी समझ सकते हैं, जिसमें राज्य, सरकार और मनुष्य के अधिकार एवं कर्तव्यों, जैसे राज्य का उदय, विकास, कार्य और उद्देश्य, इसी तरह से सरकार के संगठन, सरकार के कार्य एवं शक्तियां तथा उसकी वास्तविक स्थिति तथा मानव के अधिकार एवं कर्तव्यों का जिसमें समावेश होता है, उसे हम राजनीति शास्त्र कहते हैं। इस तरह से राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य, सरकार एवं मनुष्य के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। अब हम राजनीति विज्ञान की कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करेंगे,
डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान की दो तरह की परिभाषाएं हैं। एक है परंपरागत परिभाषाएं और दूसरा है आधुनिक या व्यवहारवादी परिभाषाएं। परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत हम तीन तरह की परिभाषाओं का हम उल्लेख करते हैं। परंपरागत परिभाषा को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहला है राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसके अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा देते हुए डॉक्टर गार्नर का कहना है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अर्थात राजनीतिक विज्ञान में राज्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों जैसे राज्य का जन्म, विकास, कार्य, उद्देश्य, इसी का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में करते हैं। इसके अतिरिक्त गैरिस और गेटिल ने भी राजनीति शास्त्र को परिभाषित किए हैं। दूसरा है राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित शास्त्र है। सरकार से संबंधित शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा देते हुए एक विख्यात विचारक गिलक्राइस्ट का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा देते हुए एक विख्यात विचारक लिकाक का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। अर्थात राजनीतिक विज्ञान में सरकार से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे सरकार के संगठन, सरकार के प्रकार, सरकार के कार्य एवं शक्तियों तथा सरकार की वास्तविक स्थिति आदि का अध्ययन इसमें हम करते हैं। लिकाक के इस कथन का समर्थन सीले के द्वारा भी किया गया है। इसी तरह से परंपरागत परिभाषा के तहत तीसरा कहा गया है राजनीति शास्त्र में राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। पहले दो विचारक, किसी ने राज्य के अध्ययन को तो दूसरे ने सरकार के अध्ययन को राजनीतिक विज्ञान कहा है। लेकिन तीसरे मत के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के एक और ख्याति प्राप्त विचारक जिसे हम गिलक्राइस्ट कहते हैं, गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा कुछ इस तरह से है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य एवं सरकार का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से गिलक्राइस्ट ये कहता है कि राजनीतिक विज्ञान में न केवल राज्य का और न ही केवल सरकार का, अपितु राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है। तो इस तरह से ये तो हो गया राजनीति शास्त्र की परंपरागत परिभाषाएं। और विद्यार्थियों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि परिभाषा विचारकों के अपने मौलिक विचार होते हैं, अतएव परिभाषाओं को ज्यों का त्यों याद करके परीक्षा में लिखना चाहिए। कई विद्यार्थी परीक्षक को चकमा देने के उद्देश्य से कुछ प्राध्यापकों के नाम भी परिभाषा के अंतर्गत
लिख देते हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी अपने पढ़ाने वाले प्राध्यापकों के अनुसार भी ऐसा लिखते हैं, क्योंकि मैं इसको इसी आधार पर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम देते थे तो उस दौरान भी कुछ एक विद्यार्थी पढ़ाने वाले प्राध्यापकों के आधार पर भी परिभाषा बनाए थे। तो विद्यार्थियों से मेरा ये अनुरोध है कि परिभाषाओं में किसी तरह का संशोधन, परिवर्धन या फेरबदल कतई न करें और न ही किसी प्राध्यापक के नाम के आधार पर परिभाषाओं का उल्लेख करें। परिभाषा लिखते समय हमेशा परिभाषाओं को डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करके लिखा जाता है। यह परिभाषा लिखने की एक पद्धति है, एक तरीका है। और परिभाषाओं का विश्लेषण, तीनों ही तरह के परंपरागत परिभाषाओं में हम ये पाते हैं कि प्रथम विचारक अर्थात प्रथम विचारधारा के अंतर्गत राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है। राज्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है और इसका समर्थन गैरिस और गेटिल ने किया है। इसी तरह से दूसरे विचारधारा के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। सरकार से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है और इसका समर्थन सीले ने भी किया है। इसी तरह से जो तीसरे क्रम की परिभाषा है जिसमें कहा गया है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य एवं सरकार का अध्ययन है। गिलक्राइस्ट ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है और इसका समर्थन गैटिल ने भी किया है। तो इस तरह से ये तो हो गया राजनीति शास्त्र की परंपरागत परिभाषा है। परंपरागत परिभाषाओं को हम प्राचीन परिभाषा भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, चाहे हम किसी भी विषय या टॉपिक की परिभाषा लिखें तो परिभाषाओं को हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करके लिखना है। परिभाषाओं को किसी तरह से तोड़ मड़ोड़ कर या किसी प्राध्यापक के नाम पर कतई न लिखें। इस बात का विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी तरह से अब है आधुनिक परिभाषाएं, जिसे हम व्यवहारवादी परिभाषा भी कहते हैं। राजनीति विज्ञान की कुछ आधुनिक परिभाषाएं। आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत उन बिंदुओं का, उन पहलुओं का समावेश किया गया है जो विचारक वर्तमान पीढ़ी के हैं, आधुनिक समय के हैं तथा वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर राजनीति विज्ञान को परिभाषित किए हैं। राजनीति शास्त्र की आधुनिक परिभाषाएं कुछ इस तरह से हैं। जैसे एक विख्यात विचारक जिसे कैटलिन कहा गया है, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहता है कि राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। इसी तरह से दूसरा कहा गया है राजनीति शास्त्र शक्ति की तलाश है। रॉबर्ट ए डेल। कहने का आशय है कि राजनीति शास्त्र में शक्तियों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। शक्ति संचय, शक्ति वृद्धि और शक्ति प्रदर्शन का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। राजनीति में बहुत बड़ी शक्ति होती है और उस शक्ति के आधार पर सही को गलत और
गलत को सही भी किया जा सकता है। राजनीतिक शक्ति के इर्द गिर्द ही पूरा प्रशासन घूमता है। तो ये तो हो गया राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं। अब हम राजनीतिक विज्ञान के परंपरावादी और आधुनिक परिभाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहला है परंपरावादी परिभाषा के अंतर्गत तुलना का पहला आधार है परंपरावादी परिभाषाएं संकुचित हैं, अर्थात परंपरावादी परिभाषाओं का दायरा बहुत ही सीमित है, संकुचित है, लघु है। आधुनिक परिभाषाओं के अंतर्गत कहा गया है व्यवहारवादी या आधुनिक परिभाषाओं का दायरा बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक है। इसका फैलाव बहुत ही दूर दूर तक है। अंतर का दूसरा आधार कहा गया है प्राचीन परिभाषाएं केवल आदर्शपरक हैं, अर्थात परंपरागत परिभाषाएं आदर्श मूलक हैं। इसमें अनुमान, अंदाज और कल्पना के आधार पर परिभाषाओं का निर्माण किया गया है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक परिभाषाएं तथ्यपरक हैं। तथ्यपरक से आशय होता है कि जिन परिभाषाओं का निर्माण विभिन्न तरह के सिद्धांतों के एकत्रीकरण और अवलोकन करने के बाद जिन परिभाषाओं का निर्माण किया जाता है उसे तथ्यपरक सिद्धांत कहते हैं। तो इस तरह से परंपरावादी और आधुनिक परिभाषाओं में अंतर है। पहला अंतर, परंपरावादी परिभाषा संकुचित है और व्यवहारवादी परिभाषा बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक है। इसी तरह से दूसरा कहा गया है कि परंपरावादी परिभाषाएं आदर्शपरक हैं और आधुनिक परिभाषाएं तथ्यपरक हैं। अब हम राजनीति शास्त्र के अध्ययन के महत्व का विवेचन करेंगे। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान एक महत्वहीन विषय नहीं है। मानव जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो राजनीति विज्ञान से संबंधित न हो। यह विषय बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इस विषय की उपयोगिता प्राचीन काल में भी थी और आज भी इस विषय की बहुत ही उपयोगिता है, महत्ता है, जिसका उल्लेख हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट कहा गया है मानव अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ने के बाद हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अधिकार हमारे देश के संविधान के द्वारा और दुनिया के अन्य देशों के संविधानों के द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। अधिकार किसे कहते हैं, इस बारे में कहा गया है मनुष्य के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य द्वारा उन्हें जो सुविधाएं दी जाती हैं उसे हम अधिकार कहते हैं।
अधिकार का उपयोग कर हम अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं। हमारे देश के संविधान में नागरिकों के लिए कई तरह के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन अधिकारों का उल्लेख हमारे देश के संविधान में किया गया है और इन अधिकारों के अलावा हमको समाज से कई तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग कर हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। मनुष्य के विकास के लिए अधिकार बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह से कर्तव्य का शाब्दिक अर्थ होता है करने योग्य कार्य। जहाँ अधिकार होता है वहाँ पर किसी न किसी रूप में कर्तव्य निहित होता है। जैसे तिल में तेल निहित होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, ठीक उसी तरह से जहाँ अधिकार होता है वहाँ कर्तव्य किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सजग और जागरूक रहता है, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहते हैं। जहाँ मिलने का रहता है, स्वाभाविक है कि हर आदमी रुचि लेकर अपने अधिकारों को जताता है और उस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करता है। जैसे देश के संविधान के द्वारा हम लोगों को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं और हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसे अधिकांश लोग नहीं जानते। तो देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जैसे देश के संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज जब फहराया जाता है उस समय हमें खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना, ये हमारे कर्तव्य हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने अधिकारों के प्रति जिस तरह से सजग रहते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति भी उसी तरह से जागरूक रहने की आवश्यकता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो राजनीतिक विज्ञान विषय को पढ़कर हम अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा कहा गया है मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना। राजनीतिक विज्ञान विषय हमारे दृष्टिकोण को, हमारे विचारधारा को बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत बनाता है। यह हमें गांव, समाज और नगर के तंग दायरे से निकालकर राज्य, देश और विदेश के बारे में हमें सोचने की प्रेरणा देता है कि हमारा विचार सिर्फ घर परिवार या समाज तक ही सीमित न रहे, बल्कि हम ऐसे विचारों से युक्त हों जो प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित हो। इस भांति हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के द्वारा हमारा दृष्टिकोण संकुचित से बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक होता है। तीसरा कहा गया है राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान। राजनीतिक विज्ञान विषय को पढ़ने के बाद हम अपने देश के राष्ट्रीय एवं संवैधानिक अतीत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास से आशय यह है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कितने लोगों का
महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन लोगों के द्वारा देश को आज़ाद करने के लिए कितने कष्ट सहन करने पड़े, कितने ने अपने प्राणों की आहुति दी। कहने का आशय यह है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिन लोगों का योगदान रहा है, उन महान सपूतों की जानकारी हम राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आप सबको बताना चाहूँगा कि 1947 के पूर्व लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज्य था और उन अंग्रेज़ों को हमारे देश से खदेड़ने के लिए भारत के वीर सपूतों ने जी जान लगाकर प्रयास किया। कई तरह के आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों का नेतृत्व जिन लोगों ने किया, जैसे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करता रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई और कई महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का डट कर मुकाबला किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश को आज़ादी मिली। संवैधानिक इतिहास का ज्ञान, राजनीतिक विज्ञान विषय को पढ़ने के बाद या राजनीतिक विज्ञान को पढ़कर हम अपने देश के संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, संविधान में किन किन बातों का समावेश किया गया है, हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, सरकार के संगठन, कार्य और शक्तियाँ तथा उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, आदि के बारे में जानकारी हम राजनीतिक विज्ञान विषय को पढ़कर हासिल करते हैं। इसी तरह से अगला कहा गया है उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान। लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान की ही एक शाखा है और उसमें उत्तम प्रशासन कला के संबंध में निरंतर खोज होती रहती है। प्रशासन को कुशल और जनहितकारी कैसे बनाया जाए, सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए जिससे कि ये लोग जनता के हित के लिए अधिकाधिक कार्य कर सकें, इस बात की जानकारी भी हम राजनीतिक विज्ञान को पढ़कर प्राप्त करते हैं। पांचवा पॉइंट कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान। राजनीतिक विज्ञान न केवल राष्ट्रीय इतिहास, संवैधानिक इतिहास की जानकारी प्रदान करता है, अपितु यह विषय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की समस्याएं, जैसे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, आतंकवाद, रंगभेद, सस्तीकरण, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं। इसी तरह से सीमा विवाद, दुनिया के विभिन्न देशों के बीच सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है। वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी कई दौर के विवाद हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान हम राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से हासिल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें पूंजीवाद, साम्यवाद, इन समस्याओं
का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। साम्राज्यवाद और निवेशवाद, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कोई शक्तिशाली देश अपने शक्ति के बल पर किसी देश को अपना गुलाम बना लेता है। जैसे 1947 के पूर्व हिंदुस्तान ब्रिटेन के अधीन था, साम्राज्यवाद और निवेशवाद से ग्रसित था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश ब्रिटेन के अधीन थे। इसी तरह से शस्त्रीकरण, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश आत्मरक्षा के लिए हो या किसी अन्य देश को डराने धमकाने के लिए अथवा युद्ध में परास्त करने के लिए शस्त्रीकरण में लगे हुए हैं। एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर, लड़ाकू विमान, हवाई जहाज आदि की बढ़ोतरी में, खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। ये सब विश्व के लिए बहुत ही घातक और चिंतनीय विषय है। इसी तरह से आतंकवाद, टेररिज्म, भारत भी इसका शिकार रहा है। आज भी हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रांत में आतंकवादी निरंतर आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है बल्कि यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है। दुनिया के अधिकांश देशों में या बहुत सारे देशों में आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो चुकी है। विश्व व्यापार केंद्र जो अमेरिका में स्थित है, वहां पर आतंकवादियों ने हवाई हमले करके विश्व व्यापार केंद्र को ध्वस्त कर दिया था। इसी तरह से रंग भेद की नीति, दक्षिण अफ्रीका की सरकार के द्वारा गोरे और काले लोगों के आधार पर रंग भेद की नीति को अपनाती है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोग गोरे रंग के होते हैं और जो प्रवासी भारतीय होते हैं, हिंदुस्तान से जाकर वहाँ रहते हैं, उन लोगों के लिए वहाँ की सरकार के द्वारा अलग नीति बनाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए अलग नीति, गोरे लोगों के लिए अलग नीति, और जो भारतीय हैं, काले होते हैं, इन भारतीयों के लिए अलग नीति का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता था। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका सरकार के द्वारा जो रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी उसका पुरजोर विरोध किया था। इस तरह से आतंकवाद, रंग भेद, साम्राज्यवाद और निवेशवाद, शस्त्रीकरण, पूंजीवाद, साम्यवाद, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं और इन समस्याओं का ज्ञान हम राजनीतिक विज्ञान विषय के माध्यम से प्राप्त करते हैं। छठवां महत्व है राज्य एवं सरकार का ज्ञान। राजनीतिक विज्ञान विषय को पढ़कर हम राज्य के बारे में, अर्थात राज्य किसे कहते हैं, राज्य का उदय, विकास, कार्य, उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ सरकार के बारे में हम कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे सरकार की रचना कैसे होती है, सरकार के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, सरकार की वास्तविक स्थिति आदि का ज्ञान हम राजनीतिक विज्ञान को पढ़कर हासिल करते हैं। इस बात ये कहा जाए कि राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से हम राज्य के बारे में और सरकार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट कहा गया है राजनीतिक चेतना का विकास। जिन देशों के नागरिकों में राजनीतिक चेतना निर्बल होती है, वहाँ के नागरिक अपने कर्तव्यों का संपादन उचित रूप से नहीं कर पाते।
नागरिकों में राजनीतिक चेतना के इस अभाव के कारण नेता और प्रशासन अपने कर्तव्यों को भूलकर पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, किंतु राजनीतिक विज्ञान के ज्ञान से संपन्न राजनीतिक दृष्टि से जागरूक जनता कभी भी अपने शासकों को भ्रष्ट नहीं होने दे सकती है। ऐसी जनता के द्वारा सरकार की उसकी गलतियों के लिए आलोचना की जाती है और शासन को जनहितकारी कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है। विदेशी आक्रमण या आंतरिक राष्ट्रीय संकट की स्थिति का सामना ऐसी जागरूक जनता के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक चेतना का विकास कर शासन को जनहितकारी बनाए रख सकता है। अंत में निष्कर्ष, कंक्लूजन, जिसे हम उपसंहार भी कहते हैं, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन वर्तमान समय में तो जन कल्याणकारी राज्य की विचारधारा, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था और विश्व के देशों की पारस्परिक निर्भरता ने इस अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण और एक प्रकार से अनिवार्य ही बना दिया है। आज राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन निसंदेह अत्यधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी व्याख्यान के साथ ही आज का कालखंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।